वालेकुम सलाम। मरी साहब, हसन अब्बास साहब की सहूलत के लिए हम उर्दू में बात कर रहे हैं। ये बताएं कि गो के इरसा ने जो पानी की कमी की बात की थी, तो वो 10% से शुरू हुए, फिर 20%, फिर 30% तक अब आ गए। और कहा यह जा रहा है कि 30 से 35% की कमी है। आप ये बताएं, आप काश्तकार हैं, आबादकार बोर्ड के रहनुमा हैं, राब्ते होते होंगे, आप अपडेट हैं, तो रियल ग्राउंड पे पानी की कितनी कमी है और कहाँ कहाँ क्या सूरत हाल है? देखिए जी, इस वक्त जो है गुड्डू बैराज पे 91 एकड़ के तहत 40% जो है पानी की शार्टेज है, वो हेड गेज पे है। और उसके अलावा सखर बैराज की बात की जाए 34% वहां पे शार्टेज है, और कोटड़ी बैराज पे हेड गेज पे 60% जो है वो शार्टेज रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो उसके अलावा जो ग्राउंड लेवल पे 25% आप ज्यादा अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पे टेलों पे पानी नहीं पहुंच रहा। हर जगह पे जो है एहतजाजों के सिलसिले जारी हैं। नारा के नाल है सखर के लेफ्ट बैंक पे, और रोड़ी के नाल है, खैरपुर ईस्ट वेस्ट के नाल है, राइट साइड पे दादू के नाल है। वहां के टेलों पे आबादगार जो है काश्तकार, वो अभी तक आज भी जो है एहतजाज कर रहे हैं। यहाँ पे रोड़ी के नाल पे हम ज्यादा दूर नहीं जाते, पर भी वो भी हेड पे है। समझो पानी की फरामी जो है रोडी के नाल पे 10,250 क्यूसेक बताया जा रहा है, जबकि जो है वहां पे शार्टेज के जो है वहां से शिकायतें आ रही हैं। और उसके अलावा कोटड़ी बराज के जो काश्तकार हैं, अभी उनकी चावल की फसल की तैयारी के लिए वो बीज का जो है वो अमल शुरू होता है अक्सर मई के एंड में और जून पे। अभी तक वो परेशान हाल है, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम चावल की फसल के लिए पनीरी कब काश्त करें, और उसको ट्रांसप्लांट करने के लिए कोई सिस्टम नहीं है, कोई मैकेनिज्म नहीं है हमारे पास। जैसे हसन निसार साहब ने बात की है, जो है टेलीमेट्री सिस्टम पे, हेड गेज पे हमें अंदाजा नहीं हो रहा कि हम कैनाल्स पे पुराने तरीके कार चल रहे हैं। 91 में जो है रीडिंग जो बुक है, उस हिसाब से हम कैलकुलेशन करते हैं, मेजर करते हैं कि भाई हम रोड़ी कैनाल पे इतना क्यूसेक पानी छोड़ रहे हैं। अगर उसमें 2 फुट सिल्ट आ जाता है तो वो पानी की जो डिस्चार्ज है वो कम हो गया। अगर उसको डीसिल्ट करते हैं तो डिस्चार्ज ज्यादा हो गया। हम मेजर नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते कि इसमें कितना पानी चल रहा है। हमारे पास पानी की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है। लाइन लॉसेस को आप जरा अंदाजा कर लें, तौसा से लेकर गुड्डू बैराज तक कितने लाइन लॉसेस हो रहे हैं। और उसके अलावा सखर से कोटड़ी तक 45 से 50% लाइन लॉसेस, जो कि इरसा की रिपोर्ट है, लाइन लॉसेस होते जा रहे हैं। और कैनालों तक वो पानी की फरामी नहीं हो रही, उसमें काश्तकार जो है वो पिस रहा है। अंदाजा नहीं हो रहा। इसमें सूबे जो है वो एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। भाई सिंध पंजाब के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, तौसा से हमें उतना पानी रिलीज नहीं किया जा रहा जितना वहां से दिखाया जा रहा है। और सिंध के कैनाल्स में जितना पानी पहुंच रहा है गुड्डू के मकाम पे, इरसा या पंजाब जो इरिगेशन है वो उस पर एतमाद नहीं कर रहे। हमें एक दूसरे पे एतमाद नहीं है, हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है। जदीद दौर आ गया है, हमें टेलीमेट्री सिस्टम पे दोनों सूबे राजी नहीं है। जबकि वर्ल्ड बैंक का एक प्रोजेक्ट आया था, उसको भी इन्होंने जानबूझकर फेल करके वो टेलीमेट्री सिस्टम को भी तबाह कर दिया है। हमारे कुछ नहरों में जहां पे सियासी असर रसूख है, वहां नहरों में पानी ज्यादा चल रहा है, वहां पे रोटेशन कुछ भी नहीं है, रोटेशन नाम की कोई चीज नहीं है। काफी नहरें हैं, मीरपुर खास डिस्ट्रिक्ट के टेल पे पानी नहीं पहुंच रहा, वहां पे पीने का पानी नहीं है। काफी जो नहरें हैं वहां पे 21वें दिन भी पानी जो है वो फरामी नहीं हो सकती। जबकि इरसा की तरफ से ये बताया जा रहा है, जो उन्होंने खरीफ का जो शेयर दिया था, उसमें जो उन्होंने अंदाजा लगाया था, एंटीसिपेटेड, सारे हमारे अंदाजे जो हैं वो खराब हो रहे हैं। हम जब पानी की विरासत के मामले पर एक कमेटी बैठती है, वो पानी के अंदाजे लगाते हैं, एंटीसिपेट करते हैं कि पानी हमारे पास आया, डैमों में कितना पानी अवेलेबल होगा, दरियाओं में कितना पानी आएगा। उस हिसाब से 1 अप्रैल से लेकर 26 मई यानी कल के रोज उन्होंने रिपोर्ट एक जारी की थी। उन्होंने बताया कि दरियाओं में जो पानी की। जी मरी साहब, हसन साहब जाते हैं। हसन साहब ये बताएं कि आज का दौर जदीद टेक्नोलॉजी का दौर है, उसी दौर में भी अगर रियासत के इदारे बनाए हुए, इरसा है, अथॉरिटी है, मिनिस्ट्री है, उसके अलावा वापडा भी इनपुट देती है पानी के हवाले से, तो इतने इदारे होने के बावजूद भी अभी पानी की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ही मुनासिब हो नहीं पा रही है, उनकी मॉनिटरिंग सिस्टम हम नहीं कायम कर सके हैं। आप क्या समझते हैं कि इसका हल क्या है, क्या करना चाहिए गवर्नमेंट? देखिए जी, मैं बात करता हूँ कि पानी को डेमोक्रेटाइज होना चाहिए। यानी अब हम एक जमहूरी मुल्क हैं और पूरी दुनिया जो है वो जमहूरियत की तरफ जा रही है। और लेकिन हम बदकिस्मती से अभी भी उस कॉलोनियल माइंडसेट में चल रहे हैं। और कॉलोनियल माइंडसेट के बाद हमने डिक्टेटर्स वाला माइंडसेट अपनाया है।
آپ ذرا اپنے ان اداروں کے ناموں پہ غور کریں. واپڈا، واٹر اینڈ پاور اتھارٹی، ارسا، اریگیشن اتھارٹی، سیڈا، اریگیشن ڈرینیج اتھارٹی، پیڈا اتھارٹی. یہ اتنی ساری ہم نے اتھارٹیاں بنا دی ہیں. اتھارٹی جو ہے نا، جب آپ کا اتھارٹی والا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے تو آپ ڈکٹیٹر بنتے ہیں. تو یہ یہاں پہ ڈیموکریسی ختم ہو جاتی ہے اور ڈکٹیٹرشپ آ جاتی ہے. اب ضروری نہیں ہے کہ ڈکٹیٹرشپ کوئی وردی والا بندوق لے کے آئے گا. یہ ہر بندہ یہاں پہ ڈکٹیٹر بنا ہوا ہے، ہر سیاستدان یہاں پہ ڈکٹیٹر بنا ہوا ہے، ہر وڈیرا یہاں پہ ڈکٹیٹر بنا ہوا ہے، کیونکہ یہ سسٹم بنایا ہی اتھارٹی کے تحت کیا تھا. اس کے اوپر کولونیل اتھارٹی تھی. کولونیل اتھارٹی کے بعد ہماری جو ہے وہ غیر جمہوری اتھارٹیز آ گئیں اور انہوں نے اتھارٹیوں پہ اتھارٹیاں کریٹ کر دی. آج بھی ہم اتھارٹیاں کریٹ کرنے کے لیے بڑے تیز ہیں. جب تک یہ اتھارٹی والا مائنڈ سیٹ ہمارا چینج نہیں ہوگا نا، ہمارا کبھی بھی کوئی سسٹم سیدھا نہیں ہوگا. یہ اتھارٹیاں آپ نے ختم کرنی ہیں. اور یہ ماڈل میں کوئی مطلب ہے کہ ایسی وہ آفاقی بات نہیں کروں کہ جو ممکن نہیں ہے. دنیا میں کہیں پہ اس طرح کی اتھارٹیز نہیں ہے، یہ صرف ہمارے ادھر ہیں. اور ہم اتنے ان اتھارٹیز کے بیچ میں الجھ کے رہ گئے ہوئے ہیں کہ ہمارے خیال میں ان چیزوں کے بغیر کوئی چیز چل ہی نہیں سکتی. بابا باہر نکل کے دیکھیں باقی دنیا کس طرح سے جو ہے نا اپنے واٹر کو مینیج کر رہی ہے. بات وہی ہے کہ آپ نے سائنس کو اور ڈیموکریسی کو ساتھ لے کے چلنا ہے. ڈیموکریسی کا مطلب ہے کہ آپ نے فارمر سے لے کے تو انوائرمنٹلسٹ تک، سوشل سائنٹسٹ سے لے کے اکانومسٹ تک سب کو آن بورڈ کرنا ہے اور سب نے مل کے ایک انٹیگریٹڈ پلان بنانا ہے جو آپ کے پورے ملک کے نظام کو آپٹیمائز کرے. تو پھر آپ کی جو ہے نا وہ چیزیں بنیں گی. بات وہی آ جاتی ہے کہ مطلب ہے کہ پالیسیوں پہ پالیسیاں بن رہی ہیں اور اس کے اوپر اتھارٹیوں پہ اتھارٹیاں بن رہی ہیں، لیکن بیک اینڈ کے اوپر وہی کولونیل ماڈل، وہی ڈکٹیٹرشپ، اور وہی ہے کہ جناب پانی کا کنٹرول میرے پاس ہے، میں کھولوں گا پانی تو تمہیں ٹوٹی میں سے پانی ملے گا، میں بند کر دوں گا تم میرے ترلے کرتے رہو گے. اور اس چیز کا فائدہ آپ کے پولیٹیشنز بھی اٹھا رہے ہیں، آپ کے سو کالڈ اتھارٹیٹیو جو آپ کی باڈیز ہیں اس میں جو بیوروکریٹس ہیں وہ بھی اٹھا رہے ہیں. اور اس نظام کی وجہ سے پورے ملک میں اور پورے اریگیشن کے نظام میں کرپشن کو فروغ مل رہا ہے. بہت کم جگہوں پہ آپ کو صاف اور میٹھا پانی ملتا ہے، لیکن دریا کے نیچے ایسا نہیں ہے. اس پانی کو کہتے ہیں ریور رائن ایکویفر. وہ آپ کا سب سے بڑا ریسورس ہے، اور جب دریا چلتا ہے آپ اس میں سے جتنا مرضی پانی نکال دیں، کیونکہ اس کے اوپر دریا چل رہا ہے تو وہ پانی جو ہے وہ خود بخود ریچارج ہوتا جاتا ہے. اس کے لیے آپ کو کوئی آرٹیفیشل ریچارج کی ضرورت نہیں ہے. یہ میرا ایک سجیشن ہے کہ اگر اس چیز کو آپ اپنی پالیسی میں لے کے آئیں، دریا کے نیچے جو انڈر گراؤنڈ واٹر ہے ہم کو کیسے یوٹیلائز کر سکتے ہیں جا رہے ہیں، اور وہاں کہاں پہ کتنا % پانی کی کمی ہے، اور آبادگار مختلف ریجن سے آپ کو جو انپٹ دیتے ہیں تو ان کی کیا دعائی ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں جی، سکھر بیراج پہ جو پانی دیا گیا تھا اپریل کے مہینے پہ کاٹن کے کاشت کے لیے، تو کاٹن کا کاشت تو مکمل ہو چکا ہے. اپریل کا مہینہ بھی گزر چکا ہے، مئی کا بھی مہینہ گزر رہا ہے. ابھی اس وقت سکھر بیراج سے نکلنے والی لیفٹ بینک پہ جو نہر ہے، روڑی ہے، نارا ہے، خیر پور ایسٹ اور ویسٹ ہے، وہاں پہ کاٹن کی جو فصل ہے وہ ابھی پیکنگ کے ٹائم پر آ رہا ہے. تو اس حساب سے سکھر بیراج پہ اگر ان کینالز پہ پانی کی شارٹیج کر رہے ہیں یا دے رہے ہیں، پانی شارٹ آ رہا ہے تو وہ فصل متاثر ہو رہا ہے. اور اس کے علاوہ روڑی کینال پہ اس وقت آم کا جو باغ ہے وہ پک کر تیار ہو چکا ہے، اور اس میں فروٹنگ کا عمل جو ہے بالکل تیاری کے مراحل پہ ہے. اگر آم کے باغات کو اس وقت اگر پانی نہیں ملے گا تو فروٹنگ کا بہت زیادہ لاس ہوگا. تو اس حساب سے وہاں پہ کیلے کے بھی فصل ہیں، مرچ کی فصل ہے، اور کافی سبزی آتے ہیں. اور اس کے علاوہ جاتے ہیں سکھر کے رائٹ بینک پہ، وہاں پہ رائس کینال ہے یا دوسرے کینالز ہیں، کھیرتر ہے، ان کینالز میں پانی دیا جاتا ہے رائس کے لیے. تو رائس کے لیے بھی پانی ابھی تک اویلیبلٹی نہیں ہے. کوٹڑی بیراج پہ کاشتکار جو ہے وہ شکایت کر رہے ہیں، خاص طور پر اکرم واقع کے جو کاشتکار ہے، جو پیرینل کینال ہے وہاں پہ گنے کی فصل ہے، کاٹن کا فصل جو کاشت کیا ہے وہ بھی سوکھ رہے ہیں، اور ان کو پینے کا پانی نہیں مل رہا. نہ صرف یہ فصلوں کے لیے بلکہ پینے کا جو پانی ہے اس کا بھی ایک اہم ذریعہ ہوتا ہے کوٹڑی بیراج کے. خاص طور پہ بدین کا جو ڈسٹرکٹ ہے، سجاول کا جو ڈسٹرکٹ ہے، وہاں پہ جو ہے انڈر گراؤنڈ جو پانی ہے وہ بھی کھا رہا ہے زیادہ. اور اس کے علاوہ
नारा कैनाल के टनल पे, जहां पे जमड़ाऊ कैनाल जाता है, मीरपुर खास का भी इलाका है, झुड्डू है, डिगड़ी है, जेम्साबाद है, ये जो इलाके हैं वहां पे भी जो है अंडरग्राउंड जो पानी है वो भी बहुत ज्यादा खारा है। वहां पे भी पीने के लिए बहुत ज्यादा जो है ये पानी इस वक्त इस्तेमाल किया जाता है, वहां पे भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। रोड़ी कैनाल का जो टेल है वो भी टंडो मोहम्मद खान और बदीन की तरफ जाता है, वहां पे भी जो है इस वक्त जो है बहुत ज्यादा शॉर्टेज है। कल काश्तकारों और जो इरिगेशन इंतजामिया में बहुत सारा झड़पें देखी गई टंडोलियार के करीब, वहां पे जो है वो बहुत ज्यादा परेशान है, पीने के लिए उनको पानी नहीं मिल रहा, 21वें दिन भी पानी नहीं मिल रहा। रोटेशन का अमल, वाटर कोर्सेज जितने भी हैं वो ज्यादातर 90% जो है वो टेम्पर्ड है। पानी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हाल जो है अभी इस वक्त सिस्टम में पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तबाह हाल है। कैनाल्स में पानी उठाने की सलाहियत नहीं रही है, वहां पे सिल्ट आ चुका है। और पानी का जो निजाम है, मैं आपको बताऊं, चौकीदार जो होते हैं, रेगुलेटर जो रेगुलेशन करते हैं वो नॉन टेक्निकल पर्सन होते हैं। जो टंडेल होता है ये आम किस्म का बेलदार या जो दारोगा होता है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है, इंजीनियर्स या चीफ इंजीनियर्स या उसके अलावा जो ऑफिसर सबका है उनको पता ही नहीं होता इस मामले पे। आप ये बताएं कि मरी साहब हसन साहब की तरफ जाते हैं। हसन साहब ये बताएं कि जिक्र अंडरग्राउंड वाटर का हमने किया है, आबादगार बोर्ड के रहनुमा भी ये कह रहे हैं कि सिंध का अक्सरियती जो इलाका है वहां पे पानी जो है वो खारा है, बेकार पानी है, वो पीने के काबिल नहीं है, ना ही वो फसलों को देने के लिए पानी काबिल है। तो अंडरग्राउंड वाटर हमने पाकिस्तान में क्यों तबाह किया है, खास तौर पे सिंध में ये बड़ा मसला है। देखिए जी, ये अंडरग्राउंड वाटर की जो तबाहकारियां हैं ना, इनकी जो दास्तान है वो पिछले तकरीबन 170 साल पे मुहित है। और ख़ास तौर से ये जो तबाहकारियां हुई हैं आपकी, ये 1950 के बाद जो इंडिया और पाकिस्तान ने मिल के दरिया सिंध के ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, उसके बाद से ये जो ग्राउंड वाटर की तबाही है इसमें मज़ीद इजाफा हुआ है। यानी आपने एक शुरू में वो लिलियंथल साहब थे, अमेरिका से तशरीफ लाए थे, तो उन्होंने इधर एक सबक पढ़ाया हिंदुस्तान पाकिस्तान को, और वो हमने बच्चों की तरह रट लिया सबक, और हम अब उस सबक से जो ना हटते नहीं है। लिलियंथल साहब ने फरमाया कि अगर पानी समुद्र में गिर गया तो वो जाया हो जाएगा, और अगर दरिया में चल रहा है तो इस्तेमाल नहीं हो रहा। लिहाजा इतने ज्यादा स्ट्रक्चर बनाओ कि दरिया में पानी को चलने का मौका ना मिले और समुद्र तक ना पहुंचे। हम दोनों ने ये बात मान ली, हिंदुस्तान ने भी, पाकिस्तान ने भी। अब मुझे आप एक बात बताएं कि जब एक सिस्टम के बीच में पानी कुदरत लेके आ रही है और आपने उसके निकलने का रास्ता बंद कर दिया है, तो हर गुजरने वाले साल के बाद कुदरत ने तो पानी डाला ना सिस्टम में, आपने निकलने नहीं दिया। जब नहीं निकलने दिया तो वो आपके एनवायरमेंट में रह गया। शुरू में तो वो जमीन में जज़ब होता रहा, तो जमीन में जगह थी पानी की, लेकिन अब वो जगह भर गई है। अब वो जगह जो है वो नीचे जो है आपके कुदरती तौर पे खारा पानी था, वो पहले पानी जमीन में गया है, जमीन में जाने का वो खारे पानी के साथ मिला है। उसको ट्यूबवेल फार्मर ने लगाए हैं, सरकारी तौर पे भी लगे हैं ट्यूबवेल, स्कार्फ के भी ट्यूबवेल लगे हैं। उन्होंने उस पानी को खींच के बाहर निकालने की कोशिश की है, तो पानी निकला है, तो साथ नीचे से खारा पानी ऊपर आ गया, जिसकी वजह से इस वक्त आपका जो पूरा खिता है इंडस बेसन का, जिसमें सबसे ज्यादा ये मसला जो सिंध में है, क्योंकि सिंध डाउन स्ट्रीम है, यहाँ पे वाटर लॉगिंग हो गई है, और वाटर लॉगिंग के साथ सैलिनिटी हो गई है। ये जो आपका दरिया सिंध था, ये हर साल तकरीबन 50 मिलियन टन जो सॉल्ट्स है ना, वो लैंडस्केप से उठाता था और समुद्र में फेंकता था। ठीक है।